जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर का, इस वीडियो सीरीज का बेसब्री से इंतजार किया है। ऑलरेडी इस वीडियो लेक्चर को हमने लाइव स्केड्यूल किया था, लेकिन कुछ सिस्टमैटिक एरर की वजह से हम लाइव स्केड्यूल नहीं कर पाए। इसलिए आज हम आपके सामने आए हैं और हमने जैसा वादा किया था कि बिल्कुल हम 10th की बायोलॉजी को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में 10th की बायोलॉजी का पहला यूनिट बेटे स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे आप सबको पता है, ये एक ऐसा यूनिट है बेटे जिसके 8 मार्क्स होते हैं ना बोर्ड में। इसलिए हमने चाहा कि पहले हम लाइफ प्रोसेस से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें, एक पहला यूनिट है और ये खाली पहला यूनिट नहीं है, बल्कि जो आपकी हायर क्लासेस की बायोलॉजी है उसकी भी फाउंडेशन अगर देखा जाए तो लाइफ प्रोसेस से ही होता है। लाइफ प्रोसेस में आपको बेटे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर सीरीज में आपने कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी लाइक डाइजेशन, लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, आपने इन कंसेप्ट्स को बेटे यहाँ पे पढ़ना है। और इन मैं चाहता हूं कि ये कंसेप्ट इस तरह से हो ताकि हायर क्लासेस में जो भी आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाया जाए वो आपको बहुत इजी लगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगे। और हाँ, वाकई में ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं इस चैप्टर को और ज्यादा बेटे इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। इसलिए मुझे उम्मीद है जो भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जितना भी मैं आप लोगों के साथ जो भी इस रिलेटेड नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहता हूं और बेसिक अंदाज में हम इस चीज को आज डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ये जो है निवेदन है मुझे आप लोगों से कि आप नोट्स जो है कंटिन्यूअसली नोट मेकिंग करते रहोगे ताकि एग्जाम के टाइम आपको जो नोट है वो उससे एक बेनिफिट मिले। तो बेटे आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे तो हम इस यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे लिखा भी है बेटे लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, ये ऐसी एक्टिविटीज होती है, लाइफ प्रोसेसेस ये ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जिन एक्टिविटीज का होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, जिन एक्टिविटीज का होना जरूरी है ताकि हम जिंदा रह सके। दोबारा से मैं बताना चाहता हूं, लाइफ प्रोसेसेस ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जो हमारी बॉडी में, जो एक इंडिविजुअल के अंदर, जो एक सेल के अंदर जिन एक्टिविटीज का होना जरूरी है ताकि एक इंडिविजुअल बेटे सरवाइव कर सके। और ये एक्टिविटीज खाली ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है, ये एक्टिविटीज खाली प्लांट्स में नहीं होती है, बल्कि ये एक्टिविटीज जो है ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है, ये एक्टिविटीज जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। जैसे आपको पता है हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, चाहे बैक्टीरिया से आप ह्यूमन बीइंग की बात करो, हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक अपना मेटाबॉलिज्म होता है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज होती है और उन एक्टिविटीज की वजह से एक इंडिविजुअल जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव करता है। और उन्हीं एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल सरवाइव करेगा, उन्हीं एक्टिविटीज को बेटे लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। याद रखोगे, ये वो एक्टिविटीज होती है जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो जिंदा रह सकता है। ये आप ऐसा बोलोगे, ये वो एक्टिविटीज होती है जिनके कारण एक इंडिविजुअल जो है दैट स्टेज अलाइव। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ही करना है और इन एक्टिविटीज को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। ये बेसिक एक्टिविटीज होती है और अगर ये एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर बेटे परफॉर्म ना होंगी तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। और आप अगर इन लाइफ प्रोसेसेस की बात करोगे तो हमारे बॉडी के अंदर अगर एज एन ह्यूमन बीइंग आप देखोगे तो हमारी बॉडी में कितनी सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज तो होती है। जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा कहीं से न्यूट्रिशन, आपने सुना होगा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल, इंटीग्रेशन। अगर ह्यूमंस की बात करें, अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज यानी डिफ्यूजन होता है और बाकी एक्टिविटीज लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसी तरह से हर एक इंडिविजुअल के अंदर बेटे डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज होती है और उन्हीं एक्टिविटीज की वजह से हर एक इंडिविजुअल जो है वो जिंदा रहता है। और जिंदा रहने के लिए इन एक्टिविटीज का होना जरूरी है। और ये एक्टिविटीज कब तक होती है एक इंडिविजुअल में? मरते दम तक। जब तक ना वो मर जाए तब तक ये सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटे। तो मूविंग फॉरवर्ड,
यहाँ पे आप याद रखोगे, अगर आप स्क्रीन भी देख सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ प्रोसेसेस जो है ये वो एक्टिविटीज होती है, लाइफ प्रोसेसेस आर दोज एक्टिविटीज आर बेसिक एक्टिविटीज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू टू स्टे अलाइव। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होती है ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रह सके और सस्टेन लाइफ, सच इज न्यूट्रिशन। जैसे जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी है? न्यूट्रिशन होना जरूरी है, रेस्पिरेशन का होना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन का होना जरूरी है, एक्सक्रीशन का होना जरूरी है, सर्कुलेशन का होना जरूरी है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का होना जरूरी है, ट्रांसपायरेशन का होना जरूरी है, वाटर एब्जॉर्प्शन का होना जरूरी है। ये सारी एक्टिविटीज जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक लिविंग सिस्टम में होंगी तभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटे सर्वाइव करेगा। और सर्वाइवल के लिए इन सारी एक्टिविटीज का होना बहुत ही जरूरी है। और सबसे पहले जैसे 10th के सिलेबस में जो पहली लाइफ एक्टिविटी है, और आप सब बच्चों को पता होगा कि वो कौन सी लाइफ एक्टिविटी है, वो कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो है न्यूट्रिशन। शाबाश बेटे, याद रखना है जो हमारी पहली एक्टिविटी है दैट इज न्यूट्रिशन। सिंपल है, क्वाइट सिंपल है। न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है, अगर मैं समझाने के लिए पहले सबसे जरूरी चीज है, आप जो मटेरियल है कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां लिखने का काम मैं आपको नहीं दे रहा हूं। पहले मैं चाहता हूं आपको कंसेप्ट समझ आए, बाद में आप खुद से नोट डाउन करो। न्यूट्रिशन जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना है ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बेटे? हर एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को इनटेक करता है, न्यूट्रिएंट को डिराइव करता है, न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है ताकि वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में, किसी और की बॉडी में यूटिलाइज हो जाएंगे, हमें एनर्जी मिलेगी, हमारा सेल डिवीजन होगा, हमारी ग्रोथ होगी, हम जिंदा रह सके। उस सारी प्रोसेस के लिए, उन सारी एक्टिविटीज के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स को बेटे कंज्यूम करता है और ऑब्टेन करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आपको पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपने तरीके से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, और इसी तरह से हेटेरोट्रॉप्स जो है वो अपने तरीके से इन न्यूट्रिएंट्स को बेटे ऑब्टेन करते हैं, डिराइव करते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन बेटे याद रखना एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता ही करता है। न्यूट्रिशन के बगैर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे फंगस हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे स्लाइम मोल्ड हो, चाहे यूग्लिना हो, जैसे जितने भी हमारे पास लिविंग वर्ल्ड है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए इस न्यूट्रिशन प्रोसेस को परफॉर्म करना ही करना है। न्यूट्रिशन जब वो ऑब्टेन करेगा, जब न्यूट्रिएंट्स को बेटे फूड को ऑब्टेन करेगा, फूड को डिराइव करेगा, जब एक इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर वो फूड पहुंच जाएगा, उसके बाद उस फूड को क्या करेगा बेटे? यूटिलाइज करेगा। और यूटिलाइज करने के बाद एक इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी, और एक इंडिविजुअल जो है उसके सेल्स का जो जितने भी सेल्स का वियर एंड टियर हुआ होता है उनका हीलिंग एंड रिपेयर हो जाएगा, टिश्यूज का रिपेयर हो जाएगा, सेल्स का रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलेगी ताकि उस एनर्जी की वजह से वो खुद को स्टेबल करे, वो जिंदा रह सके। उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट टू गेट एनर्जी, ग्रो, रिपेयर बॉडी टिश्यूज एंड स्टे हेल्दी। जो मैंने बता दिया है आपको कि एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए नरिशमेंट की बहुत जरूरत है। ताकि हम क्यों न्यूट्रिएंट्स को बेटे कंज्यूम करते हैं, सिंपल सी भाषा में बताना चाहता हूं, हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है ताकि उसको एनर्जी मिले। देखो बेटे, अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होती ना, मैं चल नहीं पाता, मैं बोल नहीं पाता ना, मेरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, एक्सक्रीशन नहीं हो पाता। सबसे बेसिक चीज जो है दैट इज न्यूट्रिशन। हर एक इंडिविजुअल को कोई भी लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है, ताकि जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, उन न्यूट्रिएंट्स का रेस्पिरेशन हो जाएगा, उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी ताकि हमें एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया जाएगा ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स को
यूज किया जाएगा ताकि हमारे सेल्स और हमारे टिश्यूज का रिपेयर हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स को यूज किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा ताकि हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी, ताकि हम जो बेटे हैं सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है ये बेसिक एंड फंडामेंटल प्रोसेस है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना है ताकि वो जिंदा रह सके, ताकि उसकी बॉडी में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म, ताकि एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, ताकि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ हो जाए, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो जाए, एक इंडिविजुअल के सेल्स का रिपेयर हो जाए, टिश्यूज का रिपेयर हो जाए, एक इंडिविजुअल सबसे जरूरी चीज है जिंदा रह सके। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन जिंदा रह सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। और ऐसे प्लांट की बात करें, अगर प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सॉइल में वाटर जो है वाटर कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, क्या प्लांट सरवाइव करेगा? अबे भाई कहां सरवाइव करेगा, क्योंकि प्लांट जो है उसके लिए वाटर का होना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से हमारे लिए भी न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। इसी तरह से बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए, जितने भी हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग स्पीशीज है, इसी तरह से हर एक लिविंग स्पीशीज के लिए इन न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है ताकि वो बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को बेटे परफॉर्म कर सके। आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बेसिक लैंग्वेज बेटे यूज करता हूं और आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कल को आपको एग्जाम में ये सब लिखना है। इसीलिए बेटे याद रखोगे, जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा है अभी, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स, वेदर तरीका कौन सा है, चाहे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो या हेटेरोट्रॉपिक हो या मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। यूजुअली आप 2 तरह के न्यूट्रिशन को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन यहां हम और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे जिसको हम मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर हम ऑटोट्रॉपिक बेटे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि वो नॉन लिविंग कंपोनेंट से अपना फूड हासिल करते हैं। जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जहां प्लांट जो है या कोई और ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड डिराइव करता है, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या आप ऐसा कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। जहां ऑर्गेनिज्म सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी जो है वो तो डायरेक्टली सन से वो ऑब्टेन करते हैं ना, मतलब वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जहां ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कहां से? सिंपल सब्सटेंसेस से, यानी किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, जो इनकी जो डिपेंडेंस होती है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है, जो हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, जहां हम देखते हैं प्लांट जो है दे आर ऑटोट्रॉफ्स, उनको ज्यादा किस चीज की जरूरत है बेटे? 2 रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, एक वाटर की जरूरत है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। और दोनों जो यूनिट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बोथ द मॉलिक्यूल्स आर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है? यूजुअली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम यूजुअली इनऑर्गेनिक कहते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजुअली यूजिंग सनलाइट। एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। अगर हम बेटे इन्हीं ग्रीन प्लांट्स की बात करें, हमारे पास प्लांट की डाइवर्सिटी जो है, डिफरेंट तरह के प्लांट्स, वे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। बहुत ज्यादा प्लांट्स की डाइवर्सिटी है, आपने देखे होंगे अपने आसपास, हर्ब्स है, श्रब्स है, क्रीपर्स है, क्लाइंबर्स है ना, बहुत सारे प्लांट्स है, ट्रीज है ना। अगर हम इन्हीं प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या हम पे डिपेंड करते हैं? नहीं बेटे, हम पे डिपेंड कैसे करेंगे? ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी हमारी सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है। रूट्स के जरिए से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, रूट्स के जरिए से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लीव्स के जरिए से प्लांट जो है
वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। यही दो चीजें तो चाहिए, और क्या चाहिए? इन दो चीजों को ऑपरेट कराने के लिए, इन दो चीजों को आपस में केमिकली रिएक्ट कराने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। इसमें किसी और लिविंग बीइंग की, इसमें किसी और इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है, इसमें किसी लिविंग सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम कहते हैं प्लांट जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो नॉन लिविंग कंपोनेंट से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड डिराइव करते हैं। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आपके आसपास जितने भी प्लांट्स है, दे आर ऑटोट्रॉप्स, है ना? दे आर ऑटोट्रॉप्स। उसका मतलब क्या है? दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी है, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन अभी अराइज हो रहा होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि जो पैरासाइटिक होते हैं। हाँ बिल्कुल बेटे, कस्क्यूटा वगैरह जो है, हमारे पास कुछ ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स हैं। उनका कलर यूजुअली, कस्क्यूटा की अगर हम बात करें, वो हॉस्टोरियल प्लांट होता है। वो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, उसी प्लांट से न्यूट्रिएंट्स भी लेता है, उसी प्लांट से वाटर भी कंज्यूम करता है, यानी वो कंप्लीट पैरासाइट है। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इसको कहते हैं, जो कंप्लीट पैरासाइट, हॉलो पैरासाइट। और कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनको एपी पैरासाइट्स कहते हैं, जो खाली स्पेस के लिए वहां किसी और प्लांट के ऊपर रहते हैं, बल्कि वहां से कोई न्यूट्रिएंट वगैरह ऑब्टेन नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीट पैरासाइट होते हैं, जो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे और उसी प्लांट से सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेंगे। दैट इज हॉलो पैरासाइट। लाइक हमारे पास बेटे एक एग्जांपल जो है, दैट इज कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या है बेटा? हॉलो पैरासाइट, यानी कंप्लीटली किसी और प्लांट के ऊपर एज ए पैरासाइट का काम करता है, एज ए पैरासाइट रहता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खाली स्पेस के लिए रहते हैं, उनको न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, उनको वाटर नहीं चाहिए, वो खाली स्पेस के लिए रहते हैं। वैसे पैरासाइट्स को, वैसे प्लांट्स को हम एपिपैरासाइट्स कहते हैं। तो हमारे प्लांट्स में भी ऐसी कैटेगरीज है, बहुत सारे प्लांट्स दे एक्ट एज एपिपैरासाइट, और कुछ प्लांट्स जो है दे एक्ट एज हॉलो पैरासाइट, जो कंप्लीटली किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे आर photosynthetic, they are autotrophs, they are able to manufacture their own food. अब यहाँ पे और एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, रेड एल्गी आपने नाम सुना होगा, या आपने ब्राउन एल्गी का नाम सुना होगा। क्या वो फोटोसिंथेटिक है? हाँ बेटे, वो भी फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने के लिए उनमें क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अब उनका कलर रेड है, जरूरी नहीं है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल हर एक प्लांट में होता है। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें क्लोरोफिल ए का होना जरूरी है, चाहे कलर कोई भी क्यों ना हो, चाहे उनके लीव्स, चाहे उनके कोई और, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो थैलॉइड होते हैं, जहां हम नहीं कह सकते कि ये लीफ है, ये रूट है, ये स्टेम है, वहां अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है। अगर कहीं पे अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी आपको येलो मिलेगी, कहीं ब्राउन मिलेगी, कहीं रेड मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, बल्कि वो फोटोसिंथेसिस करता है। डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट पिगमेंट सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है हर एक प्लांट करता है। यूजुअली ये नहीं कहना कि ग्रीन प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीन जो है वो क्लोरोफिल का कलर होता है, इसीलिए जिनमें क्लोरोफिल होता है उनका कलर यूजुअली ग्रीन होना चाहिए था। लेकिन कुछ और पिगमेंट्स की वजह से, कुछ और पिगमेंट्स की डोमिनेंस की वजह से कोई और कलर हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। बल्कि हर एक प्लांट जो है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, चाहे कलर कोई भी हो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक। अब कुछ पैरासाइट्स हमारे पास एक्सेप्शंस है, लाइक कस्क्यूटा वस्क्यूटा। अब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते। एग्जांपल प्लांट जो है वो खुद से ही अपना खाना, अपना फूड डिराइव करते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। आई होप आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ आया है कि ये एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जहां प्लांट्स सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और सनलाइट की बेटी जरूरत पड़ती है। अगर सनलाइट की जरूरत पड़ेगी तो इसीलिए उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर सनलाइट की जरूरत ना पड़ी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कह सकते, कीमोसिंथेसिस कह सकते हैं। ओके। यूजुअली हमारे पास, मैंने पहले ही बोला,
जब हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो हमारे पास न्यूट्रिशन के बेटे दो टाइप्स होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक, जहां आपने प्लांट्स देखे हैं, और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेफिनेटली किसी और लिविंग सिस्टम पे, किसी और लिविंग कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। चाहे डायरेक्टली डिपेंड करे या इनडायरेक्टली डिपेंड करे, लेकिन डिपेंड तो करते ही करते हैं। हम लोग क्या है, हम ऑटोट्रॉफ है? नहीं बेटे, हम ऑटोट्रॉफ नहीं है, वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। जितने भी एनिमल्स है हमारे पास, जितने भी एनिमल्स है, चाहे एक सिंपलेस्ट एनिमल की फॉर्म है हमारे पास, स्पॉन्ज होते हैं जिनको पॉरिफेरन्स कहते हैं। स्पॉन्ज से लेके चाहे एस्केलमेंथीज हो, चाहे प्लेटिहेल्मिन्थीज हो, चाहे आर्थ्रोपोडा हो, चाहे एनालिडा हो, चाहे मोलस्का हो, चाहे एकाइनोडर्मा हो, चाहे साइक्लोस्टोमेटा हो, हेमिकॉर्डेटा हो, यूरोकॉर्डेटा हो, सिफेलोकॉर्डेटा हो, एव्स हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, मैमल्स हो, ये सारे एनिमल्स जो है ना बेटे, ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या है? ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अब क्या खाली एनिमल्स ने ये गुनाह किया है? नहीं बेटे, एनिमल्स ने ही खाली नहीं, बल्कि एनिमल्स के बगैर भी हमारे पास कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। जैसे हमारे पास फंगस, जो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई है, वो भी हेटेरोट्रॉफ है। वो भी अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या डेड मैटर हो, उससे अपना फूड हासिल करते हैं। हमारे फंगस जो है या हमारे प्रोटोजुअन्स जो है, वो भी अपना फूड जो है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है, प्लांट्स के बगैर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, मतलब यूजुअली हमारे पास प्लांट्स के साथ हमने कुछ बैक्टीरिया को, यूजुअली ब्लू ग्रीन एल्गी हो, या जिनको आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या हमारे पास यूग्लिना है, या हमारे पास डाइएटम्स है, या हमारे पास डाइनोफ्लैजेलेटा है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेटिक है। इनके बगैर लिविंग कंपोनेंट में, लिविंग सिस्टम में आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा, दे आर हेटेरोट्रॉफ। चाहे चाहे स्लाइम मोल्ड हो, चाहे प्रोटोजुआ हो, चाहे फंगस हो, चाहिए हमारे पास कुछ बैक्टीरियंस हो, दे आर आल्सो हेटेरोट्रॉफ। और हमारे पास जो एनिमल किंगडम है, जितने भी एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स क्या होते हैं बेटे? वो तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कुछ एनिमल्स पैरासाइट, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ सेप्रोट्रॉफ होते हैं, वो भी इसी का टाइप है। ठीक है, और हम लोग जो है, हम में कॉम्प्लेक्स फूड की इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले आपको हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाऊंगा बेटे। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट पे, या तो प्लांट के बगैर किसी और एनिमल पे डिपेंड करेगा और उसी एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टाइगर की बात करेंगे, जो टाइगर है वो डियर का प्रिडेशन करता है, यानी प्रिडेशन का मतलब होता है शिकार करता है, और शिकार करने के बाद वो सारा फ्लैश वगैरह जो है, जो मीट किसका होता है? डियर का होता है, उससे अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है। कौन? जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं। लेकिन जो ये डियर है, ये तभी सर्वाइव करेगी जब जंगल में ग्रास होगा। इसका मतलब जो टाइगर है, जो कार्निवोर है, वो तो डियर पे डिपेंड करता है, लेकिन डियर ग्रास पे डिपेंड करती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है, प्रोड्यूसर का होना जरूरी है, ऑटोट्रॉफ का होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक इंडिविजुअल या तो किसी एनिमल से, या तो किसी और ऑर्गेनिज्म से, या तो किसी प्लांट से अपना फूड हासिल करेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जो एनिमल्स हैं वो यूजुअली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट ईटर नहीं होते हैं, जो एनिमल से ही, यानी हर्बीवोर से ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो हम कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, या तो इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब मैंने बोला है, टाइगर वो डियर को खाएगा, लेकिन डियर किसको खाती है? घास को खाती है ना। जब ग्रास हो जंगल में, फॉरेस्ट में, तब जाके डियर सर्वाइव करेगी। जब डियर सर्वाइव करेगी तब जाके टाइगर सर्वाइव करेगा। इसका मतलब है जो ग्रास के न्यूट्रिएंट्स है वो डियर में चले जाते हैं, और जो डियर के न्यूट्रिएंट्स है वो टाइगर में चले जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं जो टाइगर है वो डियर पे डिपेंड करता है, लेकिन डियर ग्रास पे, अगर डियर नहीं होती या अगर ग्रास नहीं होता तो टाइगर भी बेचारा सर्वाइव
नहीं करता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, चाहे वो प्लांट से अपना फूड हासिल करेगा या एनिमल से अपना फूड हासिल करेगा, अपनी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए या तो प्लांट पे डिपेंड करेगा या तो एनिमल पे डिपेंड करेगा फॉर फूड। हाँ, एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स, फंगस या फंजाई। हमारे पास चाहे फंगस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्रोटोजोअन्स हो, ये सारे हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ का मतलब जो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगर बेटे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की आज बात करें, ये एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जहां पे बेटे इसके यूजुअली 3 टाइप्स होते हैं। पहले पहले ये पढ़ने से पहले मुझे लगता है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये बहुत इजी है, कि जहां पे एक ऑर्गेनिज्म वो तरीके से, दोनों तरीकों से अपना फूड हासिल करेगा। कभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड हासिल करेगा और कभी हेटेरोट्रॉपिक मोड से अपना फूड हासिल करेगा। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्सोट्रॉप इज यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑटोट्रॉप भी एक्ट करेगा और हेटेरोट्रॉप भी एक्ट करेगा। जब बेटे लाइट के अबंडेंस हो, जब लाइट की प्रेजेंस हो, लाइट की प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉप बनता है, और बेटे लाइट की एब्सेंस में ये क्या बनेगा, हेटेरोट्रॉप बनेगा। यानी जब लाइट प्रेजेंट ना हो, जब इसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो है स्विच ऑन करता है। जब इसको लाइट मिलेगी तब ये ऑटोट्रॉप बनने की कोशिश करता है। एग्जांपल हमारे पास यूग्लिना है, और याद रखोगे यूग्लिना में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक नहीं सॉरी मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जहां पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दोनों तरीकों से, इट कैन एक्ट एज बोथ ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेटेरोट्रॉप, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दोनों तरीकों से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, ऑटोट्रॉपिक मोड से भी करेगा और हेटेरोट्रॉपिक मोड से भी अपना फूड ऑब्टेन करेगा। बेटे याद रखना इस पॉइंट को, और किसी जगह पे अच्छी जगह पे नोट डाउन करते रहो बेटे, शाबाश। इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स है, जैसे एक है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी तरह से है बेटे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसी तरह से है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स यानी सॉलिड फूड को इंजेस्ट करेगा। इंजेस्ट करने के बाद वो फूड जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होगा। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ, होलो का मतलब क्या है, यूजुअली ये कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स फूड की ब्रेक डाउन होती है, या कॉम्प्लेक्स फूड की पहले इंजेशन होती है, या सॉलिड फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद बाकी प्रोसेसेस हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है, इजेशन होता है, और इसी प्रोसेस को बेटे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हम लोगों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, मतलब हम खाना खाते हैं तो एक सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड होता है, पहले उसकी ब्रेक डाउन मेस्टिकेशन हमारे बकल कैविटी में होती है, फिर उसका एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हमारे स्टमक में होता है, फिर एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हमारे ड्यूडेनम में भी होता है। यानी कॉम्प्लेक्स फूड की सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, ये जो फूड होता है वो यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होता है। इनटेक ऑफ सॉलिड फूड which is broken down into simpler pieces inside body, और जहां पे सॉलिड फूड की ब्रेक डाउन हमारी बॉडी के अंदर सिंपलर पीसेस में हो जाती है, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमारे पास एग्जांपल क्या है बेटे, ह्यूमंस जो है होलोजोइक होते हैं, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे आर होलोजोइक, दे परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सारे एनिमल्स होलोजोइक नहीं होते, कुछ जो है वो पैरासाइट वगैरह भी होते हैं, है ना। मतलब हमारे पास अगर वर्म्स वगैरह की बात करें वो तो यूजुअली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। लेकिन ये चीज याद रखोगे
एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड को पहले इंजेस्ट किया जाता है, बाद में उस फूड को, उस न्यूट्रिएंट को ब्रेक करा जाता है सिंपलर पीसेस में, और सिंपलर पीसेस में ब्रेक होने के बाद, यानी जिस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा और इजेक्शन हो जाएगा। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। चलते रहेंगे बेटे, आगे चलते रहेगा। शाबाश। इसके बाद है हमारे पास और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे यूजुअली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। जो एक इंडिविजुअल है वो पहले कुछ एंजाइम उसको रिलीज करता है, पहले जिस जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर, यहाँ पे यूजुअली जो एक ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड हासिल करता है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर ये ग्रो करेंगे ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और उसी से, डेड बॉडी से ही, डेड डर्विस से ही ये ऑर्गेनिज्म जो है दे आर एबल टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, है ना। यहाँ अगर आप फंगस देखोगे, यूजुअली हमारे पास ये प्लांट का कोई ऐसा पार्ट था जो सड़ा हुआ है, और इसी सड़े हुए हिस्से के ऊपर इस फंगस ने बेटे ग्रो किया है। वी हैव एस्कोमाइसीट, वी हैव डिट्यूरियोमाइसीट, मतलब कोई ऐसा फंगस है, व्हाइट कलर का फंगस है, आपने यूजुअली देखा होगा ये प्लांट्स के ऊपर, जो गिरे हुए प्लांट्स होते हैं, जो यूजुअली डेड प्लांट्स होते हैं, जो जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, या कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो यूजुअली लाइव प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं। दैट इज द सिग्नल एक्चुअली। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो ये इन्वायरमेंट है इट इज एक्चुअली फ्री इन्वायरमेंट ना, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, उस फंगस से हमें पता चलता है। लेकिन हमें यहाँ वो चीज बात नहीं करनी है उस चीज के रिलेटेड, यहाँ हम इस चीज के रिलेटेड बात करेंगे जो हमारे पास यूजुअली डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स होते हैं, उसके ऊपर अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने ग्रो किया, और ग्रो क्यों किया, ताकि ये ऑर्गेनिज्म इस डेड प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चाहे डेड प्लांट से एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड हासिल करे, या डेड एनिमल से एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेगा, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना फूड, अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेगा, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास यूजुअली जो फंगस है, खाली फंगस नहीं बल्कि हमारे कुछ बैक्टीरिया भी जो होते हैं, दे आर सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप का मतलब क्या है, आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये मोस्ट ऑफ द, अब कुछ फंगस जो है वो लिविंग प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं। आप यूजुअली जो ही फॉरेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाओगे, वहां पे आप देखोगे कुछ जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर, कुछ पाइनस के ऊपर, सिड्रस के ऊपर, देवदार के ऊपर जो ये फंगस है ये ग्रो कर रहा होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा डेड, कुछ ऐसे फंगस है जो लाइव प्लांट्स के ऊपर पे भी ग्रो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंगस जो है, या आप ये ग्रीनरी वगैरह देख रहे होंगे ना, ये भी यूजुअली, या येलोविश कलर का ये जो फंगस है, यूजुअली हम इसको लाइकन कहते हैं। ये लाइकन्स भी, या जो ये फंगस है, ये उन जगहों पे डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, और जब ये ग्रो करेंगे ना, ये साथ साथ में इस डेड मैटर को डिकम्पोज करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, और एंजाइम्स की वजह से जो इस वुड के अंदर सेल्यूलोज होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है, और उसी सेल्यूलोज से अपना न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। लेकिन जो नीचे प्लांट के अंदर सेल्यूलोज होता है वो तो खत्म हो जाता है ना, और उसी सेल्यूलोज की डाइजेशन की वजह से प्लांट डिकम्पोज भी हो जाता है, और ये फंगस अपनी न्यूट्रिएंट्स भी हासिल करता है। ये इट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन किस मामले में है, जहां यहां फंगस को फूड मिलता है, और साथ में हमारा इन्वायरमेंट क्लीन भी होता है, और इस डेड बॉडी को तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। अगर इसको फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको हम इकोलॉजी में कहते हैं, इट इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, क्योंकि इस डेड बॉडी के ऊपर कोई न्यूट्रिएंट हासिल करे या ना करे, इसके ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना।
ऐसी इंटरेक्शन को हम पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं। लेकिन फंगस को क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। दूसरी ये तो यहाँ पे हमारे पास डेड बॉडी है, डेड बॉडी से कोई न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करे या ना करे इसको कोई फायदा पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक स्पीशीज को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं। तो आई होप कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास वी हैव अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड जो है ये एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करेगा, अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेगा, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा ये उसको नुकसान पहुंचा देता है, ये उसको बेटे नुकसान पहुंचा देता है। याद रखना है, अगर मेरे बालों में आपको वो लाइस मिलेगी, वो मेरे सर से क्या करती है? वो मेरे सर से बेटे ब्लड को सक करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइस जो है ये आपके बालों में है, ये आपके सर में है, और आपके सर से बेटे ब्लड को सक करती है। ब्लड के अंदर डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स जो है उनको कंज्यूम करेगी, और आप में न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी बेटे? डेफिशिएंसी हो जाएगी कि नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, ये डेफिशिएंसी हो जाएगी आपको। किसकी वजह से? पैरासाइट की वजह से। इसको क्या मिला? इस पैरासाइट को क्या मिला? ये जो जुए होते हैं ना, यूजुअली लाइस, ये एक्टोपैरासाइट है, ये हमारी बॉडी के सरफेस से अपने न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करती है, इसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और ये आपने देखे होंगे, देखो बेटे ये एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, किसका? ये वर्म होती है ना, जो टैप वर्म का नाम सुना आपने, आपने फ्लैट वर्म्स का नाम सुना होगा। ये आप देख सकते हो, ये हमारे इंटेस्टाइन का ल्यूमिन होता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो स्पेस होती है उसको हम बेटे ल्यूमिन कहते हैं। उस ल्यूमिन में ये वर्म प्रेजेंट होता है, जो भी हमारे ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं ना, ये उन्हीं डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स से अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है, और हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसको फायदा मिलता है। इसीलिए बेटे ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन होती है, जहां हमें नुकसान हो जाए और किसी को फायदा मिले। यहाँ इस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं, और ये जिनके अंदर होता है, जिस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेगा उसको होस्ट कहा जाता है। तो आपको कहना चाहता हूं यहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूं, जहां पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फायदा किसको मिलता है बेटे? फायदा जरा बता दो, किसको मिला? पैरासाइट को मिला या होस्ट को मिला? हाँ बिल्कुल सही है, पैरासाइट को बेटे फायदा मिलता है और होस्ट को नुकसान पहुंचता है। और ऐसे इंटरेक्शन को, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेगा। ये तो ऑलरेडी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन जो यहाँ दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिससे ये फूड ऑब्टेन करेगा उसको होस्ट कहते हैं, और जो फूड ऑब्टेन करने वाला है उसको पैरासाइट कहते हैं। और इस इंटरेक्शन में, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट गेट्स बेनिफिटेड, पैरासाइट को बेटे फायदा मिलता है, और जो होस्ट है उसको नुकसान मिलता है। इसी तरह से आपका जो ये लेक्चर है इसको यहीं पे बेटे एंड करेंगे, और कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट डे हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे। आई होप बेटे आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ोगे, और आप अपना टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं करोगे। हम आपको हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं बेटे।